हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने 2016 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना राजस्थान जीके के, मतलब आपको पता होगा 50 क्वेश्चंस आए थे 100 मार्क्स के राजस्थान जीके के लिए, है ना। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो साइंस के क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस आए थे साइंस के, जिसके अंदर केमिस्ट्री के भी थे, फिजिक्स के भी थे और बायोलॉजी का भी था, है ना। और तीनों का इक्वल वेटेज होता है, मतलब तीनों के 33 के अप्रोक्स मार्क्स के मतलब अप्रोक्स क्वेश्चंस आए होंगे। और मतलब ये सब मिलाकर थे 200 मार्क्स के, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर में साइंस से रिलेटेड, और 50 क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर में राजस्थान जीके से रिलेटेड। तो किसी ने अगर राजस्थान जीके का वो पेपर नहीं देखा हो तो देख लेना। ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, 30 से 35 मिनट की वीडियो, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। और ये भी बता रखा है कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो, इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं पीवाईक्यूज देखने की नीड क्यों होती है। किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हो या पुराने पेपर देख लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है रफली कि अच्छा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसका इतना वेटेज है। जैसे आप लोग इसमें क्वेश्चंस देखोगे, मान लो आपने हाइड्रोकार्बन का देखा, तो आपको पता चल जाएगा यार इससे 2-3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं ना। ऐसे ही आप लोग बायो का कोई टॉपिक देखोगे, अरे अच्छा इससे 1-2 सवाल तो आती है, और ये वाला टॉपिक तो बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये आइडिया, अगर आप लोग ये सोच रहे हो वीडियो देखेंगे, सवाल देख लिए, चलो फ्री, तो कोई मतलब नहीं है पीवाईक्यूज देखने का। मैं कहूँगी ये वीडियो मत देखो, क्योंकि ये वीडियो इसी पर्पज से बनाई जा रही है कि आपको ये पता चले कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, एज इट इज सेम क्वेश्चंस तो आपको मिलने वाले हैं नहीं मिलने वाले ना, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो थोड़ा बहुत तो मॉडिफाइड करके देंगे क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। बाकी ये होता है कि चलो एक बार पुराना पेपर देख लिया तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, मतलब किस टाइप का पेपर आता है। तो 2018 का जो भी पेपर था कंप्लीट मैंने करवा दिया, जिसमें राजस्थान जीके और साइंस का। आपने अगर नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगी। लेब असिस्टेंट ओल्ड पेपर करके प्ले लिस्ट बनी हुई है। 2016 का जो राजस्थान जीके वाला पार्ट था वो भी मैंने करवा दिया है। इसके अंदर अपन 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर मोस्टली अपन का मोटिव यही रहेगा कि अपन को ये पता चले कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, फिनाइल कीटोनूरिया मानव का एक एलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से एक हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीवों की आवृत्ति क्या होगी। ये सवाल आपका बायो का था, है ना। इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो, सारा डिटेल में अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि ना कंटेंट भी पूरा अभी तो चैनल पे अपलोड नहीं है। आई थिंक अभी आपने पढ़ाई शुरू ही की है, बट जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ये गुणसूत्र से सवाल है ना। मतलब गुणसूत्री का पूछा है, तो हो सकता है ये आनुवंशिकी टॉपिक वाला सवाल हो, ठीक है। बायो के अंदर दे रखा है ना आनुवंशिकी, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आया। तो इससे आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जब आप वो टॉपिक पढ़ो तो आपका ध्यान होना चाहिए, अच्छा इससे पिछली बार सवाल आए थे तो इस बार भी घुमाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉलम फर्स्ट के शब्दों को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके उदाहरण से सुमेलित कीजिए। इसमें पुष्पक्रम का प्रकार दे रखा है और यहाँ पे पादप का नाम दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो 2016 में जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ पेपर आया था, है ना। ऐसा होता है ना कि 40% तो कंपल्सरी होता है एग्जाम में फाइट करने के लिए, बट उस टाइम बच्चों के 40% भी नहीं आए थे, इसलिए 40% से भी कम कट ऑफ गए थे, क्योंकि पेपर उस लेवल का था। बट आपने देखा होगा 2018 का पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो ये पेपर पे डिपेंड करता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने इस लेवल की पढ़ाई कर रखी है कि आपको ये चीज़ फील हो जाए कि ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा इतना पढ़ने के बाद, तो फिर ये तो किसी से नहीं होना, है ना। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर ज़्यादा है, मतलब ईजी आ गया, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो वहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर ये पेपर देख के ऐसा लगे अरे यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस लो करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अभी टाइम है, एक दिन आपको सब आ जाएगा, ठीक है। बस निरंतर पढ़ते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब ए के अंदर 4 साई एथियम जो है उसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, ठीक है। और जो चक्री पुष्पक्रम जो है इसका एग्जाम्पल है साल्विया। और इसके अंदर ऑप्शन मतलब हाइपेंथोडियम के अंदर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब फाइकस जाति। और सम 6 जो पुष्पक्रम है उसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन 1 कैंडी टफ्ट, ठीक है।
तो ये भी आपके बॉटनी का सवाल था। तो हमने 2 सवाल देख लिए, तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रकथन के व्यक्तित्व के पश्चात कारण का वक्तत्व है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक सेकेंड, स्टेटमेंट कहाँ दे रखे हैं? अच्छा, ये रहा। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए और सीसा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये अच्छी बात है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में कौन सा HIV उपकार सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो C टाइप होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यधिक पुनरावर्ती DNA इनमें देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यधिक पुनरावर्ती DNA इनमें देखा जाता है। मतलब किसके अंदर आपको अत्यधिक पुनरावर्ती DNA देखने को मिलता है? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, A, B और C। मतलब टीलोमियर और सूक्ष्म अनुषंगी और सेंट्रोमियर, ये तीनों ऐसे हैं जिनके अंदर पुनरावर्ती DNA आपको देखने को मिलता है। ठीक है। यूरिया साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल आर लिंक्ड एट, मतलब यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र का चक्र इससे जोड़ते हैं। मतलब यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र का चक्र इससे जोड़ते हैं। मतलब किसके द्वारा ये दोनों चक्र जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं? तो ह्यूमेरेट जो होता है उसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। एक संवाहक क्लोनिंग संवाहक एक वाहक DNA अणु होता है जिसके साथ मानव DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की होती है। इसके अंदर आपसे ये पूछा है कि DNA स्थानांतरण के टाइम पे जो संवाहक है वो सूक्ष्म से वृहद आकार की, मतलब सबसे पहले छोटा किस में होता है, उसके बाद में बड़ा किस में होगा, आपको ये वाला ऑर्डर बताना है। मतलब सूक्ष्म से वृहद की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्लाज्मिड्स पहले आएंगे, उसके बाद में जीवाणु भोजी में, उसके बाद में कॉस्मिक्स VAC। ये जो होता है वो जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र होता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी मतलब DNA स्थानांतरण में सबसे बड़ा DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है मानव DNA से। क्वेश्चन नंबर 8, उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। तो ऋणात्मक का मतलब यही है कि जिसके अंदर पुष्प जो है वो पुष्पन प्रक्रिया से क्या होगा, वैसे पुष्प बनेंगे तो पुष्पन क्रिया अगर ऋणात्मक प्रभाव होगा तो मतलब पुष्प नहीं बन पाएंगे टाइम पे, या पुष्प नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी कि अगर सल्फर, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन तीनों की सांद्रता अगर कम हो तो फिर पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, 256। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। इस कारण मतलब जो मानव मस्तिष्क होता है वो बंदर की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उसका रीज़न क्या होगा? तो इसके अंदर ये वाला जो सवाल है वो डिलीट हो गया था, है ना, पेपर में ही डिलीट कर दिया था। तो आप चाहो तो इसे गूगल कर लेना, क्योंकि मैं आंसर की से आपको वही आंसर बता रही हूँ जो उस टाइम पे आंसर की आई थी। ठीक है। तो जब ये डिलीट हो गया था तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और क्वेश्चन डिलीट कब होता है ये तो आपको पता ही होगा, या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिख रखी हो। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हीरोइन स्मेक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, C21H23NO5। देख लो, केमिस्ट्री से सवाल बहुत ही ठीक ठाक लेवल के पूछे जाते हैं। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी तो उसका एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। सही कथन चुनिए। तो मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पूलो संख्या 2 से 6 तक होती है। द्विबीजपत्री तने में संवहनी तथा उत्पत्ति के स्वभाव से पूर्णतया द्वितीयक होती है। तो ये आपसे इसमें ये पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सही कथन। देखो, मेरे से सही और सही कथन या सही नहीं कथन, तो मुझे वो जो नहीं लगा होता है ना सही के बाद में, वो दिखता नहीं है, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। आप भी ध्यान रखना कि आपको सही पूछा है
या नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी सही है। मतलब मूल में क्यूटिकल नहीं होती है, पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं तथा द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुल्लो संख्या 2 से 6 तक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सही कथन चुनिए। तो इसके अंदर इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है कि प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सिक्रेटिन है। अधिवृक्क वलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्मल से होती है। एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्ण को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपालिक ग्रसनीय उपकला से एक अंतर्वलन जिसे रातके की धानी कहते हैं उत्पन्न होती है ना। इसमें आपको ये बताना है करेक्ट कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। ए तो ये हो गया और सी ये हो गया, ठीक है। प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन था। और एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्ण को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों में प्रकृतन के व्यक्तित्व के पश्चात कारण का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। तो इसके अंदर आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कौन सा करेक्ट है। तो पहला आपको कथन दे रखा है, हृदय पेशीय संकोच के जैसी दिखाई देती है लेकिन औत्तिकी के अनुसार ये संकोच नहीं है। और सेकंड है, हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त एवं अन्य संयोजी होते हैं लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन 1 करेक्ट है कि अब इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। नहीं, ऑप्शन 1 आई थिंक यही है कि एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन। ऑप्शन 1 मतलब जो कथन है वो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण भी करता है। इसके अंदर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रकथन है, वक्तव्य है ना, ये बोलना भी नहीं जा रहा ढंग से क्योंकि हम लोग साइंस के बच्चे हैं ना। हिंदी में मास्टरी थोड़ी करिए जो हमें हिंदी इतने अच्छे से आएगी, पर आप समझ रहे हो ना, बस समझ में ही आना चाहिए। समझ में आए ना तो बस आगे देखते रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कॉलम 1 के शब्दों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्णक से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन 4 का मतलब ये हो गया, जो बिब्लियोफोबिया है ना उसके अंदर ये पुस्तक का भय होता है, ठीक है। जो ये आई थिंक लिम्नोफोबिया है, इसके अंदर झील का भय आता है। और जो पायरोफोबिया है इसके अंदर अग्नि का भय आता है। और जीरोट्रोफोबिया जो होता है उसके अंदर वृद्धावस्था का भय आता है। ये भी आई थिंक हो सकता है कोई बायो का टॉपिक हो। मैंने अभी ऐसा कोई टॉपिक दिखा नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि गलत बताने से अच्छा है बताओ ही ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 है सही सुमेलित को पहचानिए। तो इसमें आपको ये बताना है सही कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके अंदर इसके अंदर ना क्या हुआ था, ये सवाल भी डिलीट हुआ था। तो आप इसको भी क्या करोगे, गूगल, ठीक है, गूगल जी के पास जाना, ये नाम डाल के देखना है, क्या पता आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशगति प्रारूप है। इसके अंदर आपको प्रारूप पूछा है, इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का प्रकार जिसमें HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है वो कौन सी कोशिका है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, लाल रुधिर कोशिका। इसके अलावा नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मंदों को चुनिए। इसके अंदर आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 4th गलत है कि जो एडिनो वायरस है वो SSDNA होता है, मतलब SSDNA उसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये गलत है। इसके अलावा पोक्स वायरस में DSDNA, मिक्सो वायरस में SSRNA और TMV में SSRNA होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे पूछा है कि नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मंदों को चुनिए। इसमें भी आपको गलत ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी ऑप्शन 4 करेक्ट है कि पेल्टी ये गैस जो है वो लिप्रोस के साथ, ये गलत है। इसके अलावा पार्मेलिया जो है फिलियोस, क्लेडोनिया जो है फ्रूटिकोस,
और हीमोटोमा जो है वो क्रेस्टास, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है। तो आपको ये पूछा है कि कैसा सूक्ष्मदर्शी है जो आपके काम मतलब काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण। आपको ये बताना केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी उस टाइम पे बच्चों डिलीट हुआ था, है ना। तो आप इसको भी क्या करोगे, गूगल। अब आप बोलोगे मैम आप ही करके बता देते, फिर आप क्या करोगे हैं, आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो मैम के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 23, रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिका इनमें पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ए बी और सी तीनों में, परिधीय रुधिर वाहिकाओं में, अस्थि मज्जा में और नाभि की रज्जु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनी। इसमें भी आपको गलत ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ऑप्शन 2 गलत है कि सीजीए जो है वो प्रोलिन, जिस सीजीए में प्रोलिन अमीनो अम्ल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो अनुवांशिक जीसीए होता है इसका मतलब एलिनिन, एसीजी होता है थ्रियोनिन और जीएसी एस्पार्टिकम। ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। मैं करेक्ट और इनकरेक्ट पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाइड करके आपको पूछा जा सकता है घुमा फिरा के सवाल ना। एक पादप जिसका जीन प्रारूप ABBCC है में स्वयं प्रांगण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 3 और 1। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये बताना है कि लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, X। सही सुमेलित को चुनिए रुधिर स्कंदन कारक एवं उनके क्रमांक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रोकन्वर्टिन जो है वो इसके साथ जाएगा, 7 के साथ, ठीक है। स्कंदन कारक व उनके क्रमांक को चुनना है, तो सही को चुनना है। तो सही इसमें यही दे रखा है, बाकी तीनों गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसके अंदर कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है। तो कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये भी क्वेश्चन उस टाइम पे डिलीट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक पादप जिसकी सहायक कोशिका सिनर्जिड कोशिका में 8 गुणसूत्र है कि एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर जो है ऑप्शन 4 करेक्ट है, 24। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है। जो ऑप्शन 30 है उसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। नहीं, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है तो वो परिरंभ से उत्पन्न होती है, ठीक है, परिरंभ। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखो 30 क्वेश्चंस आई थिंक ये बायो के थे, क्योंकि अब पढ़ के ही पता लग रहा है कि फिजिक्स के ही होंगे, है ना। तो अपन लोग ये वाले फिजिक्स के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और बायो के इस वाली वीडियो में बनाई दिए हैं, तो आप ये बायो वाली वीडियो देखना। ये इसलिए अलग अलग बनाने का एक ही मकसद है ताकि आपको पता चले कि बायो से कितने सवाल लगभग आते हैं, फिजिक्स से लगभग कितने सवाल आते हैं और केमिस्ट्री से भी लगभग कितने सवाल आते हैं, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय टाटा, टेक केयर। और हाँ, और अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए और यहाँ पे क्लासेस भी चल ही रही हैं, आपको पता होगा इस चैनल पर कैसे क्लासेस कब तक मिलेंगी वो सब आपको वीडियो के अंदर बताया गया। वो वाले वीडियो देखना अगर नहीं देखी है तो। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो कोई भी लेवल स्टेशन की तैयारी कर रहा है उनको भी ये सेंड करना, वीडियो की लिंक शेयर करना उनके साथ में। वो भी आपको एक थैंक यू ही बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे चैनल है, तो कहाँ कैसा कंटेंट मिल रहा है या कौन सा चैनल कितना इफेक्टिव है, कितना अपने लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ तक बच्चा पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर शेयर करोगे तो किसी और की भी मदद होगी। तो चलो ठीक है, बाय बाय।